वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् One heart, one family, one future. One heart, one family, one future. वसुधैव कुटुम्बकम् 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति और 102.6 FM रेनबो एक बार फिर से हाजिर है लेकर अपनी विशेष प्रस्तुति। ये आधारित है G20 पर। हम सभी जानते हैं कि G20 दुनिया का एक बहुत बड़ा समूह है और इस साल उसकी अध्यक्षता भारत के पास है। इसीलिए G20 से जुड़ी बहुत सी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे इस स्पेशल सीरीज के जरिए, जिसका नाम है मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम। दुनिया को कैसे एक बेहतर जगह बनाया जाए, बेहतर कोऑपरेशन, बेहतर कम्युनिकेशन, बेहतर कंट्रीब्यूशन, इन सभी चीज़ों का नाम है G20। और G20 इंडिया जो है उसकी बहुत सी खास उपलब्धियां हैं, उसके बहुत से खास फीचर्स हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान उपस्थित हैं स्टूडियो में। इनका नाम है अंजलि बिड़ला। ये है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर। सिविल सर्वेंट होने के साथ साथ अपने खुद के NGO भी चलाती हैं और सोशल सर्विस में बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे G20 इंडिया की खास बातों के बारे में। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अंजलि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शुरू से शुरुआत करते हैं। G20 इंडिया का अपना एक लोगो है और अपनी एक थीम है। मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को आप पहले थीम के बारे में बताएं। G20 की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जी, ये जो थीम है ये जो हमारा देश है उसके आदर्शों को दर्शाती है। ये जो हमारी एकता की भावना है, बंधुत्व की भावना है, ब्रदरहुड की भावना है, और ये जो हम अपने अंदर एक भाव रखते हैं कि पूरा जो विश्व है वो एक है, वो एकता में के साथ चले, वो कोऑपरेट करे, और ना कि हम युद्ध में या किसी और चीज़ों में बातें विश्वास रखते हैं। तो यही हमारी थीम है। ये एक जो थीम है ये सिर्फ एक बहुत सोच समझ के जो इंडिया का पॉलिटिकल थॉट है, जो इंटरनेशनल रिलेशन थॉट है, हमारी जो बौद्धिकता है उसको दर्शाती है। बिल्कुल। वसुधैव कुटुम्बकम भारतीयता की पहचान है और यही पहचान हम चाहते हैं कि पूरे विश्व पर नजर भी आए। और इसका जो लोगो है हमारा G20 इंडिया का, वो भी बहुत ही खास है। मुझे उसके स्पेशल फीचर्स के बारे में बताइए। G20 का जो लोगो है वो है एक लोटस का फूल, एक कमल का फूल, और उस कमल के जो पत्तियां हैं उसने पूरे विश्व को, पूरी धरती को, ग्लोब को अपने हाथों में ले रखा है। तो ये दर्शाता है कि कैसे जो लोटस एक हमारी विचारधारा में बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग रखता है। ये बौद्धिकता का पीस सिंबल है, और इस पीस सिंबल को ही हम पूरे विश्व को पीस के साथ आगे बढ़ाएं, हम वर्ल्ड पीस के साथ रखें। जो 7 पेटल्स हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो अर्थ की हमें दर्शाती हैं, दैट ऑल 7 पेटल्स, ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स मस्ट स्टे इन पीस एंड हार्मनी। अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरती से आपने इसे डिस्क्राइब किया। G20 इंडिया से जुड़ी बहुत सी खास जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में, जिसे आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो पर। और हर बार की तरह, हर एपिसोड की तरह आज भी हम आपसे पूछने जा रहे हैं एक सवाल। और सवाल पूछने के लिए आज हमारे साथ है शिवम, हमारे आज के एपिसोड का सवाल क्या है? जी स्वाति, आज का हमारा सवाल रहेगा, G20 देशों का समूह विश्व की कितनी प्रतिशत GDP का प्रतिनिधित्व करता है? सही जवाब अनाउंस करेंगे हमारे प्रोग्राम के एंड में। सुन रहे हैं आप मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम 102.6 FM रेनबो पर। G20 की इंपॉर्टेंस के ऊपर आपने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ सुना है, और मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ इस समय मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि अमिताभ कांत, जो कि हमारे G20 शेरपा हैं, उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हुए क्या खास बातें बताई। आइए सुनते हैं। As the Prime Minister has rightly said, that India must set the agenda. This is what is important. That so far we've been giving our comments to agendas being set by the developed world. This is for the first time that India gets the opportunity of setting the agenda for the world and getting other countries to react to that and being in a leadership position and to be able to really build consensus around many such issues. And therefore, this is a rare opportunity for India.
The Prime Minister wants the G20 to be held in all parts of the country, all states and all union territories, so that citizens of India are involved in this great, huge process of G20. Also, that this is an opportunity so that the Sherpa track, which has 13 working groups, finance track, which has 8 working tracks, and there are many, many engagement groups. There are about 11 engagement groups. And during our presidency, we'll have 2 separate working groups, one working group relating to the disaster risk resilience, and an engagement group, which is the startup group, which is a new initiative by India. And therefore, converging and integrating the Sherpa track, the finance track, the engagement groups, all to work towards the common objectives and the common priorities being set out by India for the bringing growth, dynamism, lifting people above poverty line, and ensuring that there is climate action. जी हाँ, इंडिया के एजेंडा पे क्या कुछ है उसका एक बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही छोटी सी समरी जो है अमिताभ कांत ने अभी आपको दी, G20 के हमारे शेरपा अमिताभ कांत, और इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर भी उन्होंने आपसे अभी काफ़ी कुछ बताया। G20 इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं आज हम हमारे इस प्रोग्राम में, जो कि है स्पेशल सीरीज मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। और आज G20 इंडिया से जुड़ी खास बातें बताने के लिए हमारे साथ हैं अंजलि बिरला, जो कि सिविल सर्वेंट हैं और साथ ही सोशल वर्कर। अंजलि, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसा कि अभी हमने सुना अमिताभ जी बता रहे थे, हम चाहते हैं कि ये जो G20 है ये देश के कोने कोने तक पहुंचे। तो बहुत सी मीटिंग हो रही हैं और शहरों में बहुत सी तैयारियां हो रही हैं, और हम दिल्ली में देख ही रहे हैं कि किस तरह से एक जो दिल्ली को सुंदर बनाया जा रहा है, बेहतर बनाया जा रहा है। तो मैं चाहूंगी इन मीटिंग्स के बारे में और शहरों में हो रही इन तैयारियों के बारे में आप हमें कुछ बताएं। G20 सिर्फ दिल्ली तक सीमित ना रहे और सिर्फ दिल्ली वासियों तक सीमित ना रहे जी। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का विचार था कि देश का हर एक व्यक्ति, हर एक गांव, हर एक कस्बा इससे जुड़े। और इसी के कारण G20 200 मीटिंग्स जो थ्रू आउट द ईयर होंगी 2023 में, वो सिर्फ दिल्ली में नहीं या दिल्ली के आसपास सिटीज़ नहीं, बल्कि मोर देन 50 सिटीज़ में इंडिया की होंगी। चेन्नई तक जाकर हमने मीटिंग्स के लिए ऑर्गेनाइज किया है। और इसी के कारणवश बहुत सारी सिटीज़ में बहुत उत्साह है कि उनकी सिटी में एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल इवेंट ऑफ मच वैल्यू आ रहा है। एंड हाल ही में 2 सिटीज़ में मेरा खुद का जाना हुआ, लखनऊ और जोधपुर, और वहाँ का एंथुजियाज्म देखकर ना केवल सरकार का बट लोगों का। जोधपुर में इनफैक्ट जोधपुर एक्सपोर्टर्स हैंडीक्राफ्ट्स एसोसिएशन ने सर्किट हाउस के आगे जहाँ जहाँ पे G20 मीटिंग हो रही है उन एवेन्यूज़ में अपने हाथ से बनाए हुए कारीगरी से पूरा सजा रखा था। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जन जन इस G20 और अपने सारी अतिथियों का वेलकम कर रहे हैं। हम लखनऊ में देखें तो लखनऊ में योगा पोस्टर्स जो हैं वो हर जगह लगा रखे हैं। एक वॉल पेंटिंग्स जो लखनऊ का हेरिटेज कल्चर दिखाते हैं वो भी वहाँ पे लगाया गया है। इस तरह से सुंदरता और इस तरह से इंडिया का कल्चर और हेरिटेज हम दिखा रहे हैं G20 देशों को। जी हाँ, G20 के इतने सारे देश और उससे जुड़े इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे डेलीगेट्स, जब इतनी बड़ी दुनिया के इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास आते हैं तो आप अपना बेस्ट जो है उन्हें दिखाना चाहते हैं। साथ ही इसमें आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टूरिज्म से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बात करें, तो ये सभी चीज़ों का मौका दे रहा है हमें G20 इंडिया। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पर। हमारी ये खास सीरीज डेडिकेटेड है G20 को, और G20 जिसकी अध्यक्षता इस साल भारत के पास है। बहुत सी गतिविधियां हो रही हैं जिसके बारे में हम आप तक पहुंचाते हैं, अपडेट्स भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन वो खास बातचीत जो कि चल रही है यहाँ पर उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं अंजलि बिरला, जो है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर एंड शी ऑल्सो रन्स 2 NGOs। इसके अलावा सोशल वर्क में ये बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और बहुत से काम है जो ये कर रही हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। फिलहाल अंजलि, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हाल ही में हैदराबाद में एक बहुत ही खास मीटिंग हुई थी। हम सभी जानते हैं कि G20 के 2 खास ट्रैक्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स और साथ ही फाइनेंशियल ट्रैक। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो ग्लोबल पार्टनरशिप है उसके ऊपर एक मीटिंग हुई थी, उसके बारे में मैं चाहूँगी हमारे श्रोताओं को बताएं।
ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो G20 के अंदर मीटिंग हुई है, फाइनेंस जो ट्रैक है वो एक्चुअली मेन ट्रैक है G20 का, क्योंकि G20 का अगर हम ओरिजिन देखेंगे तो वो 2008 के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया उसके बाद G20 की महत्वता, उसके बाद G20 फोरम बनाया गया। तो जो फाइनेंस ट्रैक में इस बार जो एजेंडा है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे है, और ग्लोबल पार्टनरशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये बात करा गया है कि कैसे विकसित देश जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो साथ आकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए कैसे उनको भी इंक्लूड कर सकती हैं फाइनेंशियल एजुकेशन में, फाइनेंशियल डिजिटल फाइनेंस में, ताकि हर एक इंसान के पास एक अपना बैंक अकाउंट हो, एक डिजिटल आइडेंटिटी हो, और ताकि वो स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकें। इसका विचार भी बहुत जो एजेंडा है वो जो इंडिया का, जो भारत का हमारा विचार है उसी के साथ है कि भारत ने बोला है कि डेवलप्ड कंट्रीज फॉर साउथ, डेटा फॉर डेवलपमेंट, ये जी भी जो इंडिया के एजेंडा है उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। एंड इनफैक्ट आप सोचेंगे नहीं कि सिर्फ 50 कंट्रीज हैं पूरे विश्व में जिनके पास अभी डिजिटल फाइनेंस सिस्टम है, और 133 कंट्रीज अभी तक भी फास्ट पेमेंट सिस्टम नहीं करती हैं। तो इस तरीके से बहुत एक फाइनेंशियल डिवाइड है, उसको कम करते हुए एक समावेशी अप्रोच के साथ कि कैसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकते हैं। इंडिया ने काफ़ी प्रगति करी है कि हमारे पास अब 80% इंडियंस के पास, भारतीयों के पास बैंक अकाउंट है, 46 करोड़ इंडियंस अब के पास डिजिटल आइडेंटिटी है जो फाइनेंस के साथ इंक्लूडेड है। 40% जो पूरे विश्व में डिजिटल पेमेंट्स होती हैं वो इंडियंस करते हैं ऑन UPI। सो ये जो हमारी डेटा है, ये जो हमारी नॉलेज है, ये जो हमारा एक्सपीरियंस है, ये हम शेयर करना चाहते हैं विद अदर कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। जी, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि ग्लोबल से लेकर नेशनल, नेशनल से लोकल और लोकल से इंडिविजुअल, ये जो पार्टिसिपेशन है ये सभी लेवल्स पे होना चाहिए, और ऊपर से शुरू करके नीचे तक हर इंडिविजुअल तक कैसे पहुंचाना है यही डिस्कस हुआ है इस मीटिंग में। और अंजलि, हम सभी जानते हैं कि डिजिटल इंडिया और UPI पेमेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा जो है सराहा जा रहा है हमारे G20 के डेलीगेट्स द्वारा। जी बिल्कुल। और डिजिटल इंडिया की इतनी तारीफ जो हो रही है, कभी आपने सोचा था? वैसे सच कहूँ तो कभी कभी जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी कम होना तो हम नहीं सोच पाते हैं कि हमारे हाथ में ये जो छोटी सी उपलब्धि लगती है हमें UPI, ये एक्चुअल में कितनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है कि आज इतने बड़े बड़े देश भी इसे अपनाने को तैयार हो रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो है समझौते जो हैं वो साइन हो रहे हैं, और उससे हमारा जो है लेन देन विश्व स्तर पर इम्प्रूव होने जा रहा है। अपनी ही उपलब्धियों को कम करके आंकने की मुझे लगता है कभी कभी हमारी आदत भी होती है, और कभी ये भी वजह हो जाती है कि हम ये नहीं समझ पाते हो कितनी बड़ी उपलब्धि है जब तक हम उसे दुनिया की नज़रों से नहीं देखते हैं। और यही दुनिया आज हमारे भारत में आई हुई है, और ये हमारी भारत को एक नई नज़र से देख रही है थैंक्स टू G20, जिसकी प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है। G20 डेलीगेट्स जो कि पूरे विश्व के कोने कोने से आए हैं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, उससे जुड़े डेलीगेट्स आए हुए हैं। तो ऐसे में भारत के पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ना केवल एजेंडा सेट करने की बल्कि साथ ही भारत को एक नई रोशनी में दिखाने की। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, और इस प्रोग्राम में हम खास तौर पर बातचीत कर रहे हैं G20 इंडिया के बारे में। हमारे साथ है अंजलि बिरला, जो कि सिविल सर्वेंट हैं और साथ ही सोशल वर्कर भी, और इनसे हम जानना चाहेंगे। अंजलि, आप जो हैं, अगर मैं आपकी उम्र की बात करूं तो यू रिप्रेजेंट द यूथ ऑफ आवर कंट्री, तो आपको वो कौन सी चीज़ें हैं G20 के बारे में, या वो कौन से ट्रैक्स हैं या वर्किंग ग्रुप्स हैं जो फैसिनेटिंग लगते हैं? G20 के जो एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं वो वाइड रेंजिंग है। दे इंक्लूड यूथ, वुमेन, सिविल, लेबर, पार्लियामेंट। सो इतने सारे हमारे एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, और ये एंगेजमेंट ग्रुप्स इसलिए हैं ताकि जो पल्स ऑफ नेशन है वो एजेंडा डिसाइड करे G20 का। सिर्फ लीडर्स नहीं, सिर्फ हमारे ब्यूरोक्रेट्स नहीं, बट एवरी इंडिविजुअल शुड बी एसोसिएटेड विद G20। और जो यूथ 20 है उसमें मेन हमारा क्लाइमेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बातें चल रही है। Y20 जो एंगेजमेंट ग्रुप है, लाइफ के ऊपर बहुत बातें चल रही है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एजेंडा सेट किया है, और कैसे, क्योंकि यूथ जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ेगा। हमारी जनरेशन जो है, आगे की जो 25 साल है, इंडिया के अमृतकाल के 25 साल और जो क्लाइमेट चेंज के भी जो 25 साल बहुत क्रूशल है। तो इसकी वजह से जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो हम अगर यंग जनरेशन अडॉप्ट करती है तो वो कैसे
एक इन्वायरमेंट के फ्रेंडली लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट करें ताकि क्लाइमेट एक्शन के अगेंस्ट हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हम एक्शन ले सकें। दूसरा जो इंटरेस्टिंग वर्किंग ग्रुप है वो है W20 वुमेन 20, जो कि बताते हैं कि कैसे जो इसमें जो वर्किंग ग्रुप इंगेजमेंट ग्रुप इंडिया में एक्टिव भी है और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उसे लीड कर रही हैं कि कैसे हम वुमेन को और विमेन इश्यूज को सेंट्रल रख सकें इवन इन G20, जहाँ पे हम फाइनेंस की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज जेंडर इक्वालिटी। सो कैसे जेंडर इक्वालिटी को हम मध्य रखते हुए G20 के जो सारे डिस्कशंस हैं, जो एक फाइनल रिपोर्ट बनेगी, जो हमारी समिट का कंक्लूजन होगा, उसमें वुमेन एंड वुमेन इश्यूज ऑल्सो कम टू द फोकस। तो ये जो एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं ये अपनी अपनी मीटिंग्स रख रहे हैं और इनके बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। जो Y20 है, जैसे कि उन्होंने टास्क दे रहे हैं, तो बहुत सारे यूथ लोग पेड़ लगा रहे हैं, दे आर गिविंग अप ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं इन एंगेजमेंट ग्रुप्स में, ताकि हर इंडिविजुअल G20 से जुड़ा रहे और जो फाइनल रिपोर्ट आए वो सिर्फ G20 देशों में ही नहीं, हर भारतीय को झलकाए और हर भारतीय की विचार और आकांक्षाओं को झलकाए। जी अंजलि, आप को जब मैं देखती हूँ तो मुझे बार बार ये लगता है कि आप रिप्रेजेंट करती हैं हमारे इंडिया के उस यूथ को जो हर सोशल कॉज के साथ जुड़ा हुआ है, जो अवेयर है और जो चाहता है कि दुनिया में बदलाव आए और उस बदलाव का वो हिस्सा बने। आप भी जो है महिलाओं से जुड़े बहुत से काम करती हैं और आपकी समाज सेवा का वो बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, जो हमारी एक NGO है आन्या फाउंडेशन करके, उसमें हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज की। क्योंकि जब मैंने क्लियर करा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं खास करके वो वंचित रह जाती हैं, क्योंकि एक तो ये ग्रेजुएशन के बाद का एग्ज़ाम है, तो ये हायर एजुकेशन एक तरीके से एग्ज़ाम है, सो शादी जल्दी हो जाती है एंड स्टफ। तो इसकी वजह से हम फ्री एजुकेशन उनको दे रहे हैं। और दूसरा, हम 3000 से ज़्यादा जो महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको फ्री सेल्फ डिफेंस क्लासेस दे रहे हैं 3 महीने की। तो ये जो प्राइवेट एफर्ट जो है, नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट है, वो लार्जेस्ट है इंडिया का सेल्फ डिफेंस कैंपेन एरिया में, एंड बहुत वेल रिसीव्ड है, ताकि जो फियर फैक्टर है वो अगर बच्चियों के अंदर आएगा ही नहीं तो वो डरेंगी नहीं, एंड फिर वो जब आगे बढ़ेंगी तो उनके लिए रियली द स्काई विल बी द लिमिट। अमेजिंग। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपके इस सोशल वर्क के लिए। G20 पे आधारित ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जिसका नाम है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। अंजलि बिरला से हम बात कर रहे हैं और जैसा कि हम सभी ने जाना, ना इनके इंडिविजुअल एफर्ट्स एक तरफ है और साथ ही एक ग्लोबल एफर्ट जो कि किया जा रहा है G20। हम सभी को इसका हिस्सा बनना चाहिए, इंडिविजुअली भी और एक ग्लोबल सिटीजन होने के नाते भी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अंजलि है। बात कर रहे हैं इनसे आज हम G20 इंडिया के बारे में। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और इससे जुड़े अलग अलग आयाम हम आप तक पहुंचाते हैं। निशा आ गई है लेकर हमारे लिए इस हफ्ते की लेटेस्ट अपडेट्स, तो आइए जानते हैं कि क्या है ताजा तरीन। Hello, it's me Nisha Bharadwaj with yet another bit of G20 updates. The second National Youth Conclave 2023 gets underway at Vigyan Bhavan in New Delhi, being organized by the Housing and Urban Affairs Ministry. India's biggest youth summit offers an opportunity to bring together the young minds and to learn from each other as how to make cities and spaces around them a better place to live and thrive. Let's listen the Union Urban Affairs and Housing Minister Shri Hardeep Singh Puri. If you look at the cumulative expenditure on the urban sector, that is the value of all the central schemes that the central government initiated between 2004 and 14 in a 10-year period, and you compare that to what happened after 2014, I think the picture is complete. And if memory serves me right, between 2004 and 14, in those 10 years, the cumulative value of all the schemes, the expenditure was 1,57,000 crores. These new schemes were conceptualized post May 2014, but they became operational, most of them in June 2015. If you look at the period June 2015 today, I think the total cumulative spend on the urban sector is over 18 lakh crores. Shri Kaushal Kishore, Minister of State in the Ministry of Housing and Urban Affairs, talks about youth power in India. अगर ये राजनीति में भी अगर आपकी बेहतर पॉजिटिव देश के निर्माण के, राष्ट्र के निर्माण के, हिंदुस्तान को दुनिया में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में
और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अगर दुनिया में नंबर 1 पे ले जाने में सक्षम हो जाएंगे तो समझिए कि आपके जो हमारा ये देश का जो नौजवान है पूरी दुनिया में नंबर 1 पे छा जाएगा और हिंदुस्तान को फिर से एक हम सोने की चिड़िया बनाने में एक अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे. Emphasizing the role of cities in economic development in nation building, the chair of the Y20 Secretariat, Shri Anmol Sovit says, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति शहरों के बीच केंद्रित रही है और आज जब हमारा देश भारत अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर अग्रसर है तो इसमें शहरों का विशेष योगदान होने जा रहा है. Guwahati is hosting the first Sai20 meeting. It's an engagement group that brings together the supreme audit institutions. The theme of Sai20 meeting is Blue Economy and Responsible Artificial Intelligence. On day one, the role of Sai in promoting accountable economics was highlighted. Addressing the meeting, the Comptroller and Auditor General of India, Shri Girish Chandra Murmu said, while promoting their sustainable use, producing food and energy, supporting livelihoods, and acting as a driver for economic advancement and welfare, Gunther Pauli, a leading economist in this sector, proposes the blue economy as a model based on technological innovation to supply products at low cost, promote local job creation, and a model that is environmentally conscious and market competitive. Since blue economy and artificial intelligence are both emerging areas, we as Supreme Audit institutions cannot afford to ignore these prominent sectors. Moreover, it will be imperative for leading SAIs here to start working on an auditing framework and granular checklists so that auditors not only have broad guidelines but also specific toolkits to audit these two sectors in meaningful way. Time now to listen to the G20 delegates. We're very interested on the blue economy. I think the blue economy talks about the health of the oceans, sustainable management of the coastal and ocean resources, and focus a lot on livelihoods. And I think that this is very important that this topic is being presented in these meetings as we see as core for economic development and poverty alleviation. So that's all for now. It's me, Nisha Bharadwaj, signing out, and for more information, keep listening to Swati. थैंक यू सो मच निशा फॉर दी अपडेट्स. हमारे लिसनर्स को मैं याद दिला दूं, मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम है वो प्रोग्राम जिसे आप सुन रहे हैं इस समय हमारे साथ FM रेनबो पे. और हमने आपसे कार्यक्रम के शुरू में पूछा था एक सवाल, और तो जवाब क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ हैं शिवम जी. तो हमारा आज का सवाल था, G20 देशों का समूह विश्व की कितनी प्रतिशत GDP का प्रतिनिधित्व करता है. तो दोस्तों, G20 ऐसे देशों का समूह है जिसका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% GDP का प्रतिनिधित्व करता है. G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यह उन 20 देशों का समूह है जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है. आज़ादी के बाद हमने शून्य से शुरू करके शिखर को लक्ष्य करके जिस बड़ी यात्रा की शुरुआत की थी, G20 की अध्यक्षता प्रमाण है कि हमारी यह यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है. और आज भारत जब G20 समूह का नेतृत्व कर रहा है, भारत अपनी यह जिम्मेदारी समझता है कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ड या थर्ड वर्ड ना हो, बल्कि केवल वन वर्ड हो. हम ग्लोबल कोच के साथ पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें. हम भारत की सोच और सामर्थ्य से भारत की संस्कृति और समाज की शक्ति से विश्व को परिचित कराएं. सही मायनों में यही हमारा जय जगत और वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत भी है. थैंक यू सो मच शिवम. हमारे इस कार्यक्रम में होता है बहुत ही गहन डिस्कशन और G20 से जुड़ी बहुत सी जानकारियां जो हम आप तक पहुंचाते हैं. और आज हमारे साथ हैं अंजलि बिरला, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर और साथ ही सोशल वर्कर. इनसे हमने बहुत सी जानकारी ली. अंजलि, मैं चाहूंगी कि फॉर मी यू आर ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री. तो मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ पार्टिंग कमेंट्स आप हमारे यूथ को खासकर देना चाहें. G20 प्रेसिडेंसी जो इंडिया को मिली है, ये बहुत ही प्रमुख टाइम है, मुख्य टाइम है, ना सिर्फ कि वर्ल्ड में हमारी इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है. और इसीलिए मैं चाहूँगी कि जो एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं Y20 या G20 या W20, किसी भी एंगेजमेंट ग्रुप के साथ जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग इसमें भागीदारी लें और अपने विचार साझा करें, ताकि जो फाइनल रिपोर्ट आए वो यूथ को दर्शाए.
जी, थैंक यू सो मच अंजलि हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। अंजलि से हमने ली आज बहुत सी जानकारी। G20 इंडिया के खास फीचर्स पर हमने किया आज डिस्कशन और आज का प्रोग्राम था बस यहीं तक। सुनते रहिए FM रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाजत। आज की इस विशेष प्रस्तुति के रिसोर्स पर्सन शिवम, प्रोग्राम प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।